नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 20 फरवरी के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल है, ऑथेंटिक है। यही क्वेश्चन आपके आए थे और जिनका मैं बिल्कुल 100% आंसर के साथ आपको आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका था। तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की, यानी कि जो भी पहले हो जाए। यानी कि यदि 6 वर्ष पहले हो जाए तो 6 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, और यदि 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई तो 65 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। ओके, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं, जो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। ओके, और इनकी कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। देखिए इनकी जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। ठीक, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है, इनकी नियुक्ति। ओके, और यदि इनके हटाने की प्रक्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए इनकी जो प्रक्रिया हटाने की प्रक्रिया है उसमें उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही उन्हें संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, और देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की जो भूमिका होती है वो हमारी क्या होती है हमारे देश में। देखिए ये जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन कराते हैं। ठीक है, और चुनावी नियम तथा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना होता है इनका कार्य। ओके, और राजनीतिक दलों की मान्यता तथा चुनाव चिन्ह इनको आवंटित करना भी इनका एक कार्य है। ओके, और इनका जो ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, ठीक है, चुनाव आयोग जो होते हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति इनको दी गई है तथा देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। ठीक है, ये शक्ति इनको इसलिए दी जा सके ताकि देश में जो है निष्पक्ष चुनाव जो है वो कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोकाण नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो कोकण नृत्य उत्सव है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यह जो उत्सव आपका है सूर्य मंदिर के सामने आयोजित किया जाता है, और यह जो उत्सव आपका है जो 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है। ठीक है, और इस उत्सव जो है शुरुआत जो है उसकी 1986 से हर साल 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस उत्सव में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और अन्य नृत्य रूपों का भी प्रदर्शन इसमें किया जाता है। और इसके साथ साथ देखिए ये उत्सव जो होता है सूर्य का विशाल रथ सभी उत्सवों की भूमिका वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, लिंगानुपात देखिए क्या होता है। बाल लिंगानुपात पूछा तो बाल देखिए 0 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो बाल लिंगानुपात के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका आपका जो बाल लिंग अनुपात आपका है वो आपका है 919। जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा है। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यह जो अनुपात आपका है समाज में लैंगिक समानता का एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, यह जो है देश में महिलाओं की स्थिति को भी दर्शाता है। ठीक है, और देश में अलग अलग हिस्सों में पुरुषों को लड़कियों की तुलना में प्राथमिकता देने की वजह से भारत का जो बाल लिंगानुपात है चिंता का विषय है। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक यदि हम देखें तो 2001 की जनगणना के मुताबिक लिंगानुपात हमारा कितना था 927, और 2011 के अकॉर्डिंग कितना है आपका 919 है। ठीक है, यानी कि और हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम है, कितना है 834 प्रति 1000 पुरुषों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर होगा। ओके, लेकिन नीरज चोपड़ा जो थे उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भालाफेंक खिलाड़ी थे। ओके, ये भी आपको सारे पॉइंट देखिए ये पूछते हैं इनका संबंध किससे है तो भालाफेंक से है। ठीक है, और ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा ने। ओके, इनके बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा भी एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जो भाला फेंक स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, और उन्हें जो है विश्व एथलेटिक्स द्वारा दूसरा स्थान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो मोहिनी अट्टम आपका जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और यह जो एक नृत्य है इसे मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। ओके, और मोहिनी अट्टम की जड़ों हैं नाट्यशास्त्र में है, जो कि एक प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ है। ओके, मोहिनीअट्टम की यदि उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति आपकी है नृत्य की जो शुरुआत में जो है केरल के मंदिरों में हुई थी, और इसे देवताओं के मनोरंजन के लिए देवदासियों द्वारा मंदिर की नर्तकियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। ओके, मोहिनीअट्टम शब्द जो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि मोहिनी का अर्थ होता है जादूगरनी और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था। तो
तो ये प्रदान किया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है? अभिनेता मिथुन को। इस तरह से आपके ऑप्शन में अभिनेता करके था तो आपको अभिनेता मिथुन लगाना था। ओके, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा-सा। देखिए साल 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था और यह पुरस्कार उन्हें 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया गया था। ओके, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और ये जो पुरस्कार है उनको दिया जाता है जिनका फ़िल्म में एक अलग योगदान होता है, ठीक है? एक उल्लेखनीय योगदान होता है। ओके, मिथुन चक्रवर्ती को प्यार से मिथुन दा के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने व्यावसायिक और कला तथा घरेलू फ़िल्मों के लिए भी उन्होंने काम किया। देखिए उन्होंने उन्होंने आई एम ए डिस्को डांसर और जिमी जिमी जैसे गानों के लिए भी शानदार डांस किया है। ओके, फ़ेवरेट सॉन्ग है, इसको भी ध्यान रखना, आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपके जो हैं वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये 12 से जो मौलिक अधिकार आपके होते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है? तो ये जो मौलिक अधिकार आते हैं संविधान के भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? और जो मौलिक अधिकार देते हैं सभी के लिए क्यों आवश्यक है उनको जान लेना है आपको, ठीक है? तो ध्यान से देख लेना। देखिए ये जो अधिकार आपके सभी नागरिकों को मिलते हैं और ये अधिकार किसी भी वर्ग, जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान से व्यक्ति को भी मिलते हैं, ठीक है? यानी उसका कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म हो, ठीक है? तो सभी धर्मों के लिए समान अधिकार का होता है इसमें, ठीक है? और ये जो अधिकार आपके सामान्य तौर पर सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है? सरकार के द्वारा इनको टाला नहीं जा सकता और इन अधिकारों को सुरक्षा का जो जिम्मा होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है और इसके साथ-साथ जो है व्यक्ति को राज्य की मनमानी कार्रवाई से ये जो है अधिकार बचाते हैं, ठीक है? और व्यक्ति की भलाई के साथ-साथ समुदाय की भलाई के लिए भी ये जो अधिकार बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन हैं? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो आपके यदि प्रधान का सचिव से क्वेश्चन था तो आपको लगाना था डॉक्टर पीके मिश्रा। ओके, जिसने मिलेगा उसका राइट आंसर होगा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? कि प्रधानमंत्री जो कार्यालय में उसमें अन्य अधिकारी भी होते हैं और जिन उन सभी अधिकारियों के नाम आपको याद रखने, ठीक है? कोई भी पूछा जा सकता है, यानी कि 2-3 क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो चुके हैं। देखिए ये भी पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी के जो अजीत डोभाल जी हैं इनका भी नाम पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं दूसरे वाले श्री अमित खेर, ये भी पूछा जाता है और तरुण कपूर ये भी नहीं पूछा गया। ओके, और प्रधानमंत्री के अपर सचिव जो हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव, श्री हरिरंजन और श्री अतीश चंद्र और सुभाषित पांडे, ओके, और श्री अमित सिंह नेगी। और इसके साथ साथ जो संयुक्त सचिव हैं उनका नाम है आपका दीपक मित्तल और सी श्रीधर। ओके, और इसके बाद में इनके जो है एक निजी सचिव में हैं जिनका नाम है विवेक कुमार और श्री हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ओके, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना को? तो देखिए चौथी और पांचवी दोनों पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है? जैसा भी आपके ऑप्शन में हो उस हिसाब से आपको लगाना था। ओके, यदि ये देखिए एक ही ऑप्शन में होना चाहिए आपको, या तो चौथी होना चाहिए या तो पांचवी होना चाहिए। ओके, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है और इन योजनाओं में योजना सहायता के विवरण के लिए गाडगिल फार्मूले का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इनको गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है? और साल 1969 में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल फार्मूले जो फार्मूला उन्होंने दिया था उसका विकास किया गया था, ठीक है? और इस फार्मूले के आधार पर ही स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता के विकास की प्रगति की ओर जोर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुई थी? इस तरह से भी आपके क्वेश्चन था। तो देखिए इस जो आत्मनिर्भर भारत की आपकी शुरुआत हुई तो 13 मई 1920 को हुई थी। जिसका भी इसका लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ वो। ओके, उनके बारे में ध्यान से देख ले थोड़ा। देखिए भारत सरकार जो है 13 मई 2020 को भारत की आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अभियान शुरू किया गया था। ओके, और यह जो अभियान आपका था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो महामारी के समय जो थी देश में समर्थन के लिए सहायता के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की उन्होंने घोषणा की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक, तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनय सावरकर के द्वारा की गई थी। जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस समाज की जो शुरुआत है नासिक के मित्र मेल के रूप में हुई थी, ठीक है? और यह जो समाज है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बनाया गया था और इसके साथ साथ जो इस समाज की जो शाखाएं थी भारत तथा लंदन में अलग अलग हिस्सों में थी। ओके, और ये जो सावरकर जी थे इन्होंने हिंदुत्व शब्द दिया था और उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक भी लिखी थी और उन्होंने हिंदुत्व
हु इज हिंदू के नाम से भी एक और किताब भी लिखी थी। ओके, दोनों इनकी जो पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। ओके, जिसने भी आपका 11 लगाया उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आईएफएससी जो कोड होता है वो 11 अंक का ही होता है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं आईएफएससी कोड के बारे में। देखिए, जो आईएफएससी कोड आपका है वो 11 अंक का होता है, ठीक है। और यह जो कोड आपका होता है अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ओके, यानी कि इसमें देखिए एबीसीडी के अक्षर भी होंगे और नंबर भी होंगे साथ में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, दोनों होते हैं, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में ABCD करके हो सकते हैं। ओके, इनको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। उसके बाद में देखिए जो आईएफएससी कोड आपके हैं, आईएफएससी कोड भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से हर बैंक को दिया जाता है। एक हर एक किसी बैंक का एक आईएफएससी कोड अलग होता है, हर शाखा का। ओके, और इसका जो फुल फॉर्मेशन में यदि बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका होता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। और आईएफएससी कोड के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम जैसे कि निफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के से लेन देन किया जाता है। ओके, और आईएफएससी कोड आपका है तो गंतव्य बैंक शाखा को बताकर सही जगह पर पैसा भेजने में मदद करता है, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। किस पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। ये बात कही की थी। ओके, जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का यदि कार्यकाल की बात करें तो उसका कार्यकाल उसका जो था 1961 से लेकर 1966 के बीच था, ठीक है। और इस योजना का जो मकसद था वो कृषि तथा गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था, ठीक है। और हालांकि ये जो योजना आपकी थी वो काफ़ी जो बहुत कम कामयाब हुई थी, क्योंकि इसमें कई बाधाएं थी, ठीक है। वो बाधाएं क्या थी उनके बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन सी बाधाएं थी जिसके कारण ये जो आपकी योजना थी अधिक सफल नहीं हुई थी, ठीक है। 1962 में क्या हुआ था, एक भारत चीन युद्ध हुआ जिसमें अर्थव्यवस्था जो आपकी कमजोर हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ 1965 से लेकर 1966 के इसमें एक भारत पाक युद्ध होता है, जिससे भी आपकी अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क पड़ता है। और 1966 में क्या था, भीषण सूखा पड़ा था जिसके कारण आपकी जो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। और युद्धों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी, उसके साथ तो संसाधनों में कमी भी हुई, ठीक है। इस वजह से आप हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी बहुत ही सफल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खो खो बालिका चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? ठीक है, तो राष्ट्रीय चैंपियन जो बालिका चैंपियनशिप को 2024 23 और 24 में हुई थी वो महाराष्ट्र ने जीती थी। ठीक, इसमें देखिए महिला और पुरुष दोनों जो प्रतिस्पर्धा थी, दोनों ही प्रतिस्पर्धाएं आपकी जो थी महाराष्ट्र ने ही जीती थी, ठीक है। जो महाराष्ट्र की खो खो टीम जो थी इसका जो आयोजन आपका था 2023-24 में हुआ था, वह आपकी 26वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप थी, ठीक है। कौन सी नंबर ही पूछा जा सकता है, 56 नंबर। ओके, और इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र की टीम ने पुरुष तथा महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की थी। और इसके साथ साथ देखिए जो यह आपका जो चैंपियनशिप आपकी जो हुई थी वो आपकी हुई थी चैंपियनशिप दिल्ली के करनौल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। और इसके साथ साथ देखिए जो विजेता टीम होती है उस टीम को 3 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी दी जाती है। और इसके साथ जो उप विजेता टीम होती है उसको 2 लाख रुपए की नगद राशि और एक ट्रॉफी भी मिलती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकों को के नाम से भी जाना जाता है, यानी खाली किसके नाम से जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका डर था, ठीक है। थोड़ा बहुत तंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए शकों को जो क्या है इथोसीथियन के नाम से जाता है, ठीक है। इथोसीथियन या सीथियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। शकों को सीथियन या इथोसीथियन के नाम से जाना जाता है। और शक जो थे वे ईरानी खानाबदोश लोगों का एक समूह था और यह जो है मध्य एशिया से निकलकर भारत आए थे। शकों ने दूसरी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक जो है भारत पर शासन किया था। और जो थे शक जो थे उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत और वर्तमान में जो कि अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल करता है, ठीक है, उस पर उन्होंने राज्य किया था। और शकों ने जिसे मथुरा तथा महाराष्ट्र पर अपना अधिकार कर लिया था। और इसके साथ साथ शकों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में भी भाग लिया था। शकों की जो थी 5 शाखाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजा बैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन था। तो आपके जो सरोजा बैद्यनाथ हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो सरोजा बैद्यनाथ है वो भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु थी। और वे जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2002 के उनको पुरस्कार मिल चुका है। और पद्म भूषण 2013 से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और उन्होंने जो कई शिष्यों को प्रशिक्षण भी किया और भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और उनकी द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं भरतनाट्यम कला के लिए बहुत पर जो उनकी जो भी उन्होंने पुस्तकें लिखी वो अधिकतर जो पुस्तकें उनकी जो हैं वो भरतनाट्यम कला पर ही आधारित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु नदी भारत के किस हिस्से में प्रवेश करती है? ठीक है, तो आपको जो सिंधु नदी है तो भारत के लेह यानी कि यदि देखिए यदि आपका केवल लेह जिला के बारे में पूछा था तो आपको लेह और यदि प्रदेश में तो लेह के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है? तो ये आपको इस तरह से लगाना था, ठीक है? ऑप्शन तो अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते हैं, उस तरह से आपको जो है विस्तार के अनुसार ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? ये सिंधु नदी जो भारत में लद्दाख के लेह में प्रवेश करती है और यह नदी है तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। फिर जो है उसके बाद में क्या है, ये जो नदी है पाकिस्तान की ओर बह जाती है, ठीक है? भारत में जो है सिंधु नदी है काराकोरम तथा लद्दाख पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है और सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन-कौन सी नदी देखिए आपकी झेलम होगी, चिनाब होगी, व्यास होगी, सतलुज, जास्कर, श्योक और गिलगित तथा काबुल जो है जन इसकी सहायक नदियाँ हैं। सारे पॉइंट आपको अच्छे से देख लेने हैं। इसी के साथ आपकी जो है क्लास समाप्त होती है। इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।